Yeah, good evening, everyone. आई होप लास्ट क्लास तक का सबने कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। आज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर चैप्टर कंप्लीट है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट आज कंप्लीट है। अब जो हमारा लास्ट हाफ फेज बचा है, इट इज नथिंग बट इट्स लाइक नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस टाइप है, ज्योग्राफिक टाइप है, लाइक ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन एंड ऑल, विच इज अ वेरी इजी पार्ट। तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एज यू ऑल नो कि अब इंस्टीट्यूट्स वगैरह ओपन हो गए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा जो इंस्टीट्यूट आ सकता है वो इंस्टीट्यूट आके ही पढ़े। सिद्धार्थ मंडे से किसी भी हालत में इंस्टीट्यूट आना है, ठीक है? हाँ, आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर मेंडल्स का मोनो हाइब्रिड देखा था। अब हम देखेंगे डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करता हूँ, एज वी ऑल नो, ट्रेड्स कुछ नहीं होते, कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं। ट्रेड्स के कहलाए जाते हैं, कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं। तो मोनो के अंदर हमने एक ट्रेड को कंसीडर करके, मतलब एक डिफरेंट ट्रेड को कंसीडर करके दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह कराया था। और डाई के अंदर हम क्या करेंगे, विल बी एक्सपेरिमेंटिंग विद टू कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम। सच एज, इसके अंदर मैं बताता हूँ इस मेंडल ने क्या करा था। इन डाई हाइब्रिड मेंडल कंसीडर्ड शेप एंड कलर ऑफ द सीड्स। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट डिड ही कंसीडर? ही कंसीडर शेप एंड कलर ऑफ द सीड। कुछ राउंड शेप थे, कुछ रिंकल थे, कईयों का कलर ग्रीन था, कईयों का येलो था। नाउ व्हाट ही डिड, उसने वापस से क्या लिए, एकदम प्योर जनरेशन के प्लांट्स लिए, दो दो बिल्कुल प्योर जनरेशन के प्लांट्स लिए, तो जिनको हम क्या कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन, जिसके अंदर जो मेल पी मेल पी प्लांट थे, मेल पी प्लांट जो था वो राउंड एंड येलो कलर के सीड्स वाला था। वेयर एज जो फीमेल पी प्लांट था, विद wrinkled एंड colored सीड के साथ था। तो उसने सिंपली क्या करा, इन दो के अंदर वापस से उसने क्या करा, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन करा के वापस से हमारी जो जनरेशन जनरेट हुई थी वो हुई थी हमारी F1 जनरेशन। अब व्हाट डिड ही नोटिस कि भाई जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर जितने प्लांट्स थे, सब के सब राउंड सीड के साथ और येलो कलर के साथ थे। राउंड एंड येलो कलर सीड के साथ थे। और प्लांट्स विद राउंड सीड एंड येलो कलर्ड सीड्स। तो F1 जनरेशन के अंदर अगेन उसने डाई हाइब्रिड के अंदर भी ये देखा कि F1 जनरेशन के अंदर भी सिर्फ फादर के ही ट्रेड्स जो थे वो डोमिनेंट थे। अब इस चीज को उसको वापस से रीचेक करना था। सो व्हाट ही डिड सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन। सेल्फ पॉलिनेशन उसने F1 जनरेशन के अंदर कराया। अब इंटरेस्टिंग चीज आई। अब यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? लाइक एक तो बात पक्की है कि राइट, 4 बनेंगे। एक तो भाई ऑब्वियसली राउंड एंड येलो कलर्ड, wrinkled ग्रीन,
अब इनका मिक्स मैच भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड्स जो थे। हाँ। यस। नहीं 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 नहीं, दैट्स व्हाट आई डिड टेल यू कि प्रिकॉशंस क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर मेजर करे थे उसने। व्हाट ही डिड, ही कवर्ड द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। उनके फ्लावर्स को उसने कवर कर दिया था जिससे कि किसी भी तरीके से उनके अंदर पॉलिनेशन ना हो पाए, कि बाय विंड और बाय बी और एनी इंसेक्ट कोई भी पोलन ग्रेन्स ना लेके आ सके। तो उसने पीए और पीबी के अंदर पहले पॉलिनेशन कराया। ठीक है। उनके दोनों की सीड्स को मिक्स करा। राइट। अब जब F1 जनरेशन की बात आ रही थी तो उसने उसको आपस से कवर्ड करके रखा कि किसी और प्लांट के सीड पोलन ग्रेन्स उनके अंदर ना आ सके। और उसने उन्हीं F1 जनरेशन के प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन कर दी। तो देयर वर सम प्रिकॉशंस जो उसने लिए, इस तरीके से ये चीज हो पाई थी। ठीक है। हाँ, तो F1 दो पेरेंटल के अंदर, हाँ दोनों पेरेंटल के अंदर उसने कवर भी किया था। और जो मेल मेल पी प्लांट था उसके अंदर से फीमेल पार्ट निकाल दिया था, फीमेल के अंदर से मेल पार्ट निकाल दिया था। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता। बिल्कुल। बिल्कुल, सो दो प्रिकॉशंस लिए गए थे। पहला क्या लिया गया था, कवरिंग ऑफ द फ्लावर। दूसरा, टेकिंग आउट फीमेल पार्ट फ्रॉम द मेल पी प्लांट एंड मेल पार्ट फ्रॉम द फीमेल पी प्लांट। तो ये उसने दो प्रिकॉशंस लिए ही लिए थे जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन भी ना हो। दूसरा, सराउंडिंग से कंटेमिनेट कहते हैं उसको वैसे, मतलब कि कहीं और से कोई पोलन ग्रेन वगैरह आके ना ना आ सके। अब F1 जनरेशन के अंदर लाइक बाय बर्थ ही वो सब प्लांट्स तो बायसेक्सुअल थे। राइट। तो उसके अंदर उसने ऐसा नहीं किया, उसके अंदर उन्होंने उसने खुद सेल्फ पॉलिनेशन करा डाला। while explaining this मैं टेलिंग यू ये पक्का आएगा। और नाइन्थ और टेंथ के अंदर मोनो और डाई की ही करी गई है। यही दो स्टडीज हम करते हैं और ये दोनों के अंदर आने की पूरी 5 से 6 नंबर का पक्का आएगा। और ये दोनों पूछ लेगा और ये पूरे स्कोरिंग मार्क्स का है। सिर्फ तुम्हें डिटेल में क्या लिखना है कि भाई हाउ डिड ही मैनेज टू डू क्रॉस पॉलिनेशन। एक या 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे भी। हाउ डिड ही मैनेज टू डू सेल्फ पॉलिनेशन ऑन इन दीज प्लांट्स बेसिकली। तो वो इन दो प्रिकॉशंस की मदद से कर सका था। ठीक है। F2 जनरेशन की मैं बात करूं तो F2 जनरेशन के अंदर उसने क्या देखा कि प्लांट विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ समझने की कोशिश करना। 315 ऐसे प्लांट्स थे। 315 ऐसे प्लांट्स थे। दूसरे तरीके के मिले क्या, विद राउंड सीड एंड ग्रीन ग्रीन कलर्ड सीड। राउंड एंड ग्रीन कलर सीड। अभी नया कॉम्बिनेशन बन गया, 108 ऐसे प्लांट्स थे। प्लांट्स विद रिंकल्ड येलो कलर्ड सीड्स, ये थे 101। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं प्लांट्स विद रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स, ये 32 थे। तो अब इसमें से ये और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो एकदम पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जैसा पेरेंटल था। और ये तो जो है, ये क्या है, मेरे न्यू कॉम्बिनेशन हमें मिले थे। क्या ये बात समझ में आई? दीदी आई? 32 पक्का आ गई? कहीं डाउट हो तो पूछ ले। सबको आ गया ना, तो सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है। तो उसने ये क्या देखा कि F2 के अंदर हमें दो तो नए कॉम्बिनेशन मिल गए और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिला जो F1 में नहीं था। राइट। तो उसने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड करा, और ये नहीं कि इसने ये एक्सपेरिमेंट एक बार करा। ही डिड इट मैनी टाइम्स फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा काफी ईयर्स तक देखा। और ये जो नंबर्स है ना, ये बेसिकली ये बुक में जो हमारे हैं ये एवरेज है। एवरेज मींस इसके अराउंड ही हर एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको यही अराउंड एवरेज नंबर उसको मिले। अब बात आई थी इसके कंक्लूजन की और इसके इंटरप्रिटेशन की।
कंक्लूजन क्या हुआ इन एक्सपेरिमेंट सर, सब प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं कंक्लूजन बता दूं, देयर आर टू थिंग, मेंडल्स कंक्लूजन और मेंटल इंटरप्रिटेशन, दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो मैं मेंडल्स कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले उसने कहा था मोनोहाइब्रिड के अंदर, मोनोहाइब्रिड में उसने ये कहा ओनली वन ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ एक्टर्स अपीयर्ड इन F1 जनरेशन, हाउएवर in the F2 generation both parental traits appeared in certain proportion। कंक्लूजन के अंदर उसने कुछ नहीं, कंक्लूजन के अंदर वो एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल रिजल्ट आता था वो बताता था, और उस रिजल्ट के ऊपर इंटरप्रिटेशन करके वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता था कि रिजल्ट क्यों अचीव हुए। Know the difference between conclusion and interpretation. Conclusion just tells us about the final result we have got from the experiments, and interpretation will explain those reasons, like why did we get that result। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लियो भाई। तो पहला इसका सिंपल था, मोनोहाइब्रिड के अंदर उसने ये कहा था कि F1 जनरेशन के अंदर तो भाई सिर्फ एक ही पेरेंटल का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट और करेक्टर हमें मिला, बट F2 के अंदर हमें दोनों पेरेंट्स के दिखाई दिए। एंड डाई हाइब्रिड अगेन, जब टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमने कंसीडर करे थे और उनको साइमल्टेनियसली, तब भी F1 के अंदर सिर्फ एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ। However, in F2 generation, which were raised by the self-pollination, four combinations were observed, और फोर कॉम्बिनेशंस वर अपीयर्ड, चार कॉम्बिनेशन हुए जिसके अंदर दो पेरेंटल थे एंड टू वर कंप्लीट न्यू। ठीक है, अगर आप तुम एक चीज यहाँ नोटिस करो, तो जो न्यू थे 101 है, ठीक है, तो न्यू के अंदर भी जो प्रोपोर्शन था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, टू न्यू कॉम्बिनेशन इन अप्रोक्सीमेटली सेम प्रोपोर्शन। इनके अंदर प्रोपोर्शन भी जो था वो ऑलमोस्ट सेम था। तो इसने ये दोनों का रिजल्ट बताया। बात करता हूँ इंटरप्रिटेशन की, तो भाई इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए कैसे हुआ क्या हुआ। बहुत रेयरली दिखी थी फीमेल की, मोस्टली मेल की दिखी। ये जो इसकी जो इंटरप्रिटेशन और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये इनका मतलब फाइनल कंक्लूजन है, एवरेज कंक्लूजन, बिकॉज ये सब 5-7 साल तक लगातार ये करता रहा, या उससे भी ज़्यादा इसने लगातार एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, और उसने पता नहीं कितनी जनरेशन के साथ करा, बहुत सारा। तो हमें जो बुक्स में देते हैं ये एवरेज देते हैं, इसके अंदर पाया गया था कि फादर की ही, मेल की ही पर एल्बन के अंदर स्पेसिफिकली पी प्लांट के अंदर पाई गई हैं। पी प्लांट में फादर के ही ट्रेड्स पाए जाते हैं एल्बन में। ये देखा गया अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से, अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग उनका मतलब कंक्लूजन निकलता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। ह्यूमंस वगैरह के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि ह्यूमंस के अंदर ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेसिकली। ह्यूमंस के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ह्यूमंस के अंदर बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दो एनिमल्स के अंदर पाया जा सकता है, टाइगर, टाइगर का कब एकदम टाइगर के कब जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बड़ा होकर पूरा टाइगर जैसा ही दिखता है, वो पूरा प्योर, लाइक ऐसा नहीं कि उसका थोड़ा फेस अलग हो गया या वैसे हो गया, कलर अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें सही मिल जाती हैं, बट ह्यूमंस को सबसे एडवांस कंसिडर करा गया, उसका पाया भी नहीं जा पाता। इसलिए तो मैं कहता हूँ इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल दैट वी आर एलियंस ऑन दिस प्लेनेट। नो अदर स्पीशीज हैज इवॉल्व्ड एज मच एज वी हैव। और इसके चांसेस, लाइक देयर आर बिलियंस, ऑनेस्टली देयर आर स्टिल अप टू 40% स्पीशीज आज भी इतनी है जो हमने आज तक डिस्कवर नहीं करी गई। और इतनी सारी स्पीशीज के अंदर किसी एक भी स्पीशीज में तब नहीं हुआ कि उतना इवॉल्व कर सके कि वो घर बना सके, स्कूल बना सके, जितनी भी चीजें हमारे अराउंड है वो बना सके, एक्सेप्ट ह्यूमंस। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, राइट। तो इंटरप्रिटेशन की अब मैं बात करता हूँ, तो उसने दोनों हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, राइट। ये जो इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है, ये अकेला एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा कि इसके अंदर भी हमें डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन क्या कहता था ये, दे आर अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर इन द पी प्लांट।
कुछ फैक्टर्स थे जो कि इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे प्ली प्लांट के अंदर, जिसके अंदर वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट. मेंडल कंसीडर्ड दीज फैक्टर्स एज द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. सिंपल एज दैट. कुछ नहीं, फैक्टर्स कुछ नहीं होते. फैक्टर्स बायोलॉजी में पहले जीन्स को कहा जाता था. फैक्टर्स का मतलब जीन्स होता है. बायोलॉजी में पहले जीन्स नहीं बोलते थे. फैक्टर्स का जो ओल्ड नाम, जीन्स का ओल्ड नाम क्या था? फैक्टर्स. तो कंसीडर फैक्टर मतलब क्या है? जीन्स की बात कर रहा है कि जीन्स ऐसी चीज हैं जो कि क्या होती हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आती हैं और वो ही हेरिडिटिकल इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाती हैं, और कंट्रोल भी वो कौन करती हैं? वही करती हैं. एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द गैमीट्स आर फॉर्म्ड, दीज फैक्टर्स और जीन्स segregate so that each gamete receive only one factor of each character. Listen to me very carefully. At the time of reproduction, when gametes are formed, these factors और genes मत लिखना, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ बस. ठीक है, ठीक है. These factors और genes segregate so that each gamete receive only one factor और genes of each character. जैसे हमने F1 में देखा. F1 में क्या देखा कि जब गैमीट फॉर्म हो रहे थे उस दौरान ये जो जीन्स थे वो एक सेग्रीगेट करते हैं. सेग्रीगेट इस तरीके से करते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर मदर और फादर में सिर्फ एक ही का ही कैरेक्टर्स शो होंगे. सिर्फ एक के ही कैरेक्टर शो होंगे. इस चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अगर समझ में नहीं आया मैं वापस बता देता हूँ, पूछ लो. व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म, गैमीट और जाइगोट ना, जब हमारा डेटा ट्रांसफर होता है ना, जाइगोट के दौरान तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. मेरे ख्याल से गैमीट फॉर्मेशन के अंदर ही रहता है. फिर समझ में आ गया? बता फिर वापस से एक बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था. हिंदी में बता दे, डेफिनेशन बता. क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ओपन कर दो कि कोई नीड नहीं है. ध्यान दे क्लास में, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा. सो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, ध्यान से सुन वापस से. these factors, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, मैं ब्रैकेट में यहाँ जीन्स लिख रहा हूँ बट गलती से भी एग्जाम में मत लिखाना, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्योर लैंग्वेज यही है. इस टाइम तक जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. उस दौरान साइंटिस्ट ने फैक्टर्स कह सकते हैं, फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिजल्ट पे. ठीक है. दीज फैक्टर्स और जीन्स जो थे वो क्या था? सेग्रीगेट सो दैट ईच गैमीट receive only one factor or genes of each character. Either father और मदर, इन दोनों में से सिर्फ किसी एक का. अब समझ में आया? पक्का वापस पूछूंगा मैं, नहीं आया तो वापस पूछ ले, 100 बार पूछ ले, यहाँ समझ में आया ढंग से. ठीक है. हाँ उसके. हाँ F1 जनरेशन का बता रहा था ये पहले. F1 के अंदर तो ही है, वो तो हमने देखा. दिखेंगे क्यों नहीं दिखेंगे? बिकॉज जो कैरेक्टर्स है हमने देखा ना, हमें F1 जनरेशन में क्या लगा कि मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स तो मे बी वी हैव लॉस्ट मदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इन F2 जनरेशन वी फाउंड आउट दैट दे वर नॉट लॉस्ट, दे वर जस्ट हिडन. तो कैरेक्टर्स हमेशा हिडन रहते हैं, वो कभी हम लूज नहीं करते. वी आरसेल्व्स आर कैरिंग a lot of characters of our great parents. उनके सबके कैरेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर हिडन है. अब वी कांट टेल कि किसके कैरेक्टर्स
कहाँ लेवल पे हमारे शो हो रहे हैं, राइट। तो वो हिडन है, कुछ अब वो नहीं होते लाइक कंप्लीटली डिसअपियर। तो ऑब्वियसली पूरे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सबके दिख सकते हैं थर्ड फोर्थ के अंदर। बट फर्स्ट के अंदर उसने क्या कहा कि उस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही को इसने रिसीव किया। ठीक है। गायब नहीं हुए, दे गॉट हिडन। यही इसने सेकंड, अभी सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर ये बताएगा। इससे पहले एक लॉ पूरा का पूरा यहाँ पे रखा था। F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी उस दौरान उसने ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया। ये इसने स्टेप वाइज करा। दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरप्रिटेशन जो कि F1 जनरेशन के दौरान ही इसने बनाई। अब ये F2 जनरेशन पे जाएगा, फिर F3 जनरेशन पे जाएगा, तो इसके और इंटरप्रिटेशन आएंगे। तो इंटरप्रिटेशन अपडेट होते रहे एक तरीके से with every experiment, with every step of the experiment, he kept making interpretations and notes and kept uh, like making new laws। और कुछ लॉज किसी लिमिट तक वर्क करते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करूँ तो F1 तक जनरेशन तक ये लॉ परफेक्टली वर्क करता है। हाँ, ये F2 के अंदर गायब हो जाएगा। जस्ट लाइक इन क्लास 9 हमने क्या पढ़ा था एटम के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन फॉल क्यों नहीं कर जाता। इतने वक्त तक उसका आंसर नहीं मिला था साइंटिस्ट को, वो लॉ तो वहीं पे था ना, स्टिल रिमेनिंग। इन सिमिलर वे ये है, दीज आर नथिंग बट दीज आर द स्टेप्स ऑफ हिज इंटरप्रिटेशन। ठीक है। सेकंड जो था, हाँ 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 बिल्कुल आया, तभी तो F2 के अंदर शो हो गया। अगर F1 के पास नहीं होता, मतलब अगर वो सही में लॉस्ट हो जाते, तो F2 के अंदर वो कभी आ ही नहीं सकते थे। रिमेंबर, दे वर नेवर लॉस्ट, दे वर जस्ट हिडन। वो सिर्फ और सिर्फ हिडन थे। यही बात इसने सेकंड पॉइंट में कही थी कि इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर, ध्यान से सुनना, इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर वाज एक्सप्रेस, सिर्फ एक कैरेक्टर दिखा था। और जो कैरेक्टर दिखता है, मेंडल ने उस कैरेक्टर का क्या नाम दिया था, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता, रिमेन्स हिडन, उसको उसने क्या बोला था, रिसेसिव कैरेक्टर। So this phenomena of appearance of only one of the two contrasting traits in F1 generation is known as dominance। जो कैरेक्टर्स दिखेंगे उसे डोमिनेंट कहेंगे। डोमिनेंट क्या होता है, जो दो दो चीजों में डोमिनेंट वो कहेंगे ना, जो दूसरे को ओवर पावर कर सके, राइट। डोमिनेंट, जो जो कैरेक्टर्स, जो फीचर्स F1 जनरेशन के जिसके दिखे, फादर फादर के दिखे या मदर के दिखे, हमने क्या देखा, पी प्लांट के बाद फादर के दिखे हैं। F1 जनरेशन के अंदर फादर के सारे कैरेक्टर्स क्या थे, डोमिनेंट, और मदर के क्या थे, रिसेसिव। और इस फिनोमिना का क्या नाम दिया उसने, डोमिनेंस। ठीक है। ठीक है। तो याद रखना भाई, एक्सप्रेस जो शो हो गए उसको उसने क्या बोला था, डोमिनेंट, नॉट एक्सप्रेस, रिसेसिव। फिनोमिना उसने बोला था डोमिनेंस। फिनोमिना उसने क्या बताया था, ये क्या कौन सा फिनोमिना मेरा, डोमिनेंस। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है, सिद्धार्थ हो गया क्या। थर्ड इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। उसने थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या बोली थी, द करेक्टर्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन दे डिड नॉट एक्सप्रेस। करेक्टर्स खो नहीं थे, दे वर जस्ट हिडन। ये इसकी थर्ड इंटरप्रिटेशन थी कि करेक्टर्स खोए नहीं आते, वो सिर्फ हिडन रहते हैं। व्हेन F1 offsprings were allowed to self pollinate। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द फिफ्थ, व्हिच आर प्रीटी इंपॉर्टेंट।
When F1 offsprings were allowed to self-pollinate, जब F1 के अंदर self pollination करा गया, both parental traits were expressed in different proportion in F2 generation. दोनों के दोनों अलग अलग proportion के अंदर दिखाई दिए थे. मोनो के अंदर जो हमारा रेशियो था वो क्या था? What was the ratio in mono? बिल्कुल सही. और जो डाई के अंदर भी वापस एक पूरा चार्ट बनाऊंगा. डाई के अंदर आता है 9:3:3:1. तो ये प्रमोशन के अंदर प्रोपोर्शन के अंदर मिलते हैं. तो एक काम करता हूँ, मैं बना भी लेता हूँ वापस से. पेरेंटल जनरेशन. भाई मोनो के अंदर कौन से ट्रेड्स लिए थे सुकृति? मोनो के अंदर कौन सा ट्रेड लिया था? मोनो हाइब्रिड में कौन सा ट्रेड लिया था? हैं? एक प्लांट का राउंड सीड से दूसरे के रिंकल्ड. याद रखना है इसको. भाई अब मेरा भी वर्कलोड कम हो गया एंड माय ग्रैंडफादर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम मंडे लाइक डे आफ्टर टुमारो. पूरा ध्यान दे रहा हूँ, दूंगा अब. और अब ऑफलाइन भी ओपन हो चुका है, इसलिए चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो कुछ हो, पहले का रिवाइज करके आना है. बिल्कुल करके आना है. और मेरा भी अब वर्कलोड लोड काफ़ी कम हो चुका है जो मेरा ऑफिस का है. तो अब मैं बिल्कुल आगे तब तक नहीं बढ़ने दूंगा किसी को, तो वो पूरा वहां तक ढंग से रिवाइज ना कर ले. ठीक है, पूरा ढंग से कॉपरेट करना है इस चीज़ के अंदर. मैं तुम लोगों से एक चीज पूछता हूँ. मैंने कैपिटल आर वहां पे स्मॉल आर, बट दो दो क्यों लिए मैंने? यहाँ पे दो. ओके. और 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 क्या रीजन हो सकता है? लास्ट चैप्टर में तुमने क्रोमोसोम्स का पढ़ा है? क्रोमोसोम्स का पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं ना. पेयर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के जीन्स जो होते हैं, अ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. एक डीएनए के अंदर जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इंफॉर्मेशन. जीन इज नथिंग बट यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इंफॉर्मेशन. जीन ही होते हैं जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं. और ये जीन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर कुछ पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक पोजीशन. और हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक स्पीशीज की फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं. ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम व्हिच मींस 40. दे हैव 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल. हर एक के साथ क्या होता है? दे हैव पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर व्हिच विल बी डिस्कस्ड सच एज जर्म सेल्स. तो यहाँ पे प्लांट्स की मैं क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ इस समय. गैमेट्स वगैरह तो पेयर लिए जाते हैं, इसलिए मैंने डबल लगाया है. याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब बात करता हूँ मैं गैमेट्स की. अब क्या होगा? फादर के क्रोमोसोम्स, इनके ट्रेड्स क्या निकल जाएंगे? डोमिनेंट निकल जाएंगे ना, कैपिटल आर आर दोनों. गैमीट्स की बात करूँ भाई, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. तो आर एक गैमीट है इसका, ये दूसरा आर गैमीट है. स्मॉल आर है, स्मॉल आर है. ठीक है. अब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी. F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? ऑल पी प्लांट्स विद राउंड सीड्स. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन होगा.
अब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो अब गैमेट्स बन चुके हैं हमारे पास। अब कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर आ गया, वो क्या हो जाएंगे, राउंड सीड वाले। 3:1 के रेशो। क्या ये डायग्राम समझ में आया? मैं वापस से बता दूंगा, बता दूं। अरे कुछ नहीं है, देखो भाई, यहाँ कैपिटल आर क्या है, फादर का है, स्मॉल आर मदर का है। अगर किसी भी क्रोमोसोम में कैपिटल आर आ जाता है तो कैपिटल आर डोमिनेंट ट्रेट है। कैपिटल आर आते ही मतलब सारे सीड्स क्या हो जाएंगे, राउंड। F1 जनरेशन तक हमने देखा था, स्टार्टिंग में क्या था भाई, ये आर आर थे, स्मॉल आर, इन दोनों के अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ना। ये आर इस स्मॉल आर के साथ जुड़ेगा, ये वाला आर ये दूसरे आर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनके क्या मिल जाएंगे, आर आर, वापस कैपिटल और स्मॉल मिलके बन जाएंगे आर आर। ठीक है, अब नए गैमेट्स क्या होगा, पुराने क्या थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, नए क्या हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन गैमेट्स को लग रखा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर के साथ भी क्या होगा, इसकी पॉलिनेशन होगी, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी करेगा। ठीक है, सुकृत पक्का समझ में आ रहा है? ये भाई, नहीं नहीं देखो, वापस मैं समझाता हूँ। अब वो क्यों करेगा, बिल्कुल बताता हूँ। वहां पे क्या था, वो क्रॉस पॉलिनेशन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है मेरा, कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दोनों के अलग अलग गैमीट्स का हो रहा था। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये इसके साथ भी करेगा और ये ही इसके साथ भी करेगा। सिमिलर ये इसके साथ भी करेगा और ये ही इसके साथ भी करेगा। तो पहले इसने इसके साथ करके क्या बना दिया, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसी ने स्मॉल आर के साथ करके क्या बना दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ करेगा, वापस कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर इस स्मॉल आर के साथ करेगा, स्मॉल आर, जहाँ बड़े कैपिटल आर आ गया वो सब रह हो जाएंगे राउंड सीड वाले। यहाँ स्मॉल आर गए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंकल्ड सीड। 3:1 की रेशियो ऐसे निकली, कल इसने शो करी, लाइक प्रूव भी कर दी। क्या बात समझ में आई है? क्योंकि पक्का समझ में आया सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर गैमीट्स कैसे क्रॉस हो रहे हैं और वहाँ पे क्रॉस उसके अंदर कैसे हो रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये डायग्राम बनाना है तुम लोगों किसी भी हालत में। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलता हूँ, ध्यान से सुनना। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता था, फॉर्मेशन ऑफ F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो सबसे बड़ी थी। मेंडल postulated that the he postulated that the inheritance of factor or genes, inheritance of factor or genes controlling a particular trait in an organism are independent of the other। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना फिर मतलब बताऊंगा। He postulated that inheritance of factors or genes, inheritance of factor or genes controlling a particular trait in an organism are independent of the other। कि भाई एक, हमने क्या देखा डाई हाइब्रिड के F2 के अंदर नए कॉम्बिनेशन भी मिले।
हमने क्या देखा, नए कॉम्बिनेशन में मिले, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो दो पेयर थे जीन्स के, वो एक दूसरे से वो कर ही रहे थे, बाकी वो इंडिविजुअली भी पार्ट ले रहे थे गैमीट फॉर्मेशन में, जिससे कि रैंडमली न्यू फॉर्मेशन भी हमें दिखाई दी F2 जनरेशन के अंदर। वापस बताओ। लास्ट में मैं ये कुछ नहीं कह रहा था, यही कहना चाह रहा था कि जो जीन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका मैं और ढंग से तुम्हें लेता हूँ। तब सबसे बेस्ट तरीके से मैं लेके चलता हूँ। अभी एक बार नेक्स्ट डायग्राम भी कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं डीएनए के साथ बता सकता हूँ तुम्हें, या फिर उससे पहले ही बता दूँ। चलो पहले ही बताया था। एक काम करते हैं, हम पी प्लांट के अंदर हम हाइट का एक ट्रेट ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। हाइट एक ट्रेट है, टॉलनेस जो है वो एक ट्रेट है। मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। एक पी ए टॉल है, पी बी स्मॉल है। मैंने कहा था सेल्फ पॉलिनेशन ये जब जब हो रहा था डायहाइब्रिड के अंदर, तो ये जो जीन्स थे जो पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे इनके अंदर ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं, हाइट को। ये जो है ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से भी, एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट है। द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये पूरे एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि ये अकेले भी दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्रॉस कर सकते हैं और उससे न्यू फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। गैमीट्स जो होते हैं वो जो रहते हैं हमेशा दो क्रोमोसोम्स के साथ लेके चलते हैं, और उन दो क्रोमोसोम्स ये लाइक एज अ पेयर ही क्रॉस करते हैं दूसरे के साथ। ये पहले कहा जाता था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों ये एज एन इंडिविजुअली पूरा एक आइडेंटिटी कंसीडर करके ये अकेले ही इसके साथ क्या करेंगे, इस पूरी पूरी एक आइडेंटिटी को कंसीडर करके इनके बीच में क्रॉस करेंगे। पहले यही सोचा गया था, देखा गया था, बट F2 जनरेशन जो डायहाइब्रिड के अंदर देखा गया उससे ये बात गलत हो गई। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनको पहले दोनों को एक आइडेंटिटी कंसीडर करते थे और कहते थे एक आइडेंटिटी क्रॉस करेगी इस पूरी एक आइडेंटिटी से। मगर ये बात गलत साबित हो गई कि भाई अकेले ही या क्रोमोसोम अकेले अकेले ही दूसरे पेरेंट के क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उस दौरान नए कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल, और उस दौरान यही तो ये इनहेरिटेंस का जो पार्ट है ये एकदम स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट से ही है। तब तक जीन्स डीएनए का भी प्रॉपर लोगों को नहीं पता था, साइंटिस्ट को डीएनए भी क्या है प्रॉपरली नहीं पता था। डीएनए को उस टाइम पे बोलते थे न्यूक्लिक एसिड। वो इसलिए बोलते थे बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर था वो एसिडिक इन नेचर था। डीएनए भी नहीं पता था, पढ़ा था उसका तब नाम। तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टडी है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग की तब करा गया था। तो उस दौरान साइंटिस्ट समझते थे एज एन आइडेंटिटी ये करते हैं, बट ये बात गलत साबित हो गई कि ये जो जीन्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को, ये जो टीटी है, ये हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के भी। इसका मतलब ये है कि द टू पेयर ऑफ जीन्स ऑफ ईच ऑफ द टू ट्रेड्स इन डायहाइब्रिड, टू पेयर ऑफ जीन्स ऑफ ईच ऑफ द टू ट्रेड्स इन डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड के दो ट्रेड लिए थे, सीड का शेप भी और कलर भी लिया था, are independently participating in gamete formation and randomly formed combinations in the F2 generation, which led to new combination appeared along with the parental combination। इसी के कारण क्योंकि इंडिविजुअली भी क्या कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे ना,
इसी के कारण ही तो नए कॉम्बिनेशन भी दिखाई दिए। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं हमें डाई के अंदर भी, जैसे हमें मोनो के अंदर दिखाई दिए थे। जैसे हमें मोनो के अंदर दिखाई देता है। अब मैं इसका तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तुम्हें उससे बहुत और समझ में आएगा। अपने अब भाई तुमने मोनो का मेरे साथ देखा है, अब मेरे साथ अपने नोट में प्लीज अभी के अभी इसका भी बनाना स्टार्ट कर दो। हाँ मैं डिक्टेट अभी आधा ही हुआ है, वो अभी पूरा हम करेंगे उसको। तो भाई हाँ भाई, डाई हाइब्रिड के अंदर कौन कौन से दो ट्रेड लिए थे सुकृति? शेप, शेप एंड कलर ऑफ द सीड। एक राउंड और एक येलो था, दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन था। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा मैं, राउंड, येलो कलर सीड, wrinkled green colored seed। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, ये लिखना मत भूलना। इसके जो जीन्स हैं, गैमीट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक पूरा नया कॉलम बनता है, गैमीट्स में बनेगा राउंड, कैपिटल कैपिटल आर, कैपिटल वाई दोनों बार, यहाँ पे स्मॉल दो आर, स्मॉल दो वाई। इनके बीच में क्या हुआ? हमेशा नहीं, जीस नहीं लिया मैंने, क्योंकि फिर आगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यू कैन ऑलरेडी नोट इट डाउन कि हम स्मॉल उसको आर को ही स्क्रीन ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लास्ट F2 के अंदर आएंगे ना, तो बहुत ही हौच पौच होने वाला है अभी। तो इसके जो गैमीट्स हमारे पूरे बन गए, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये एक ले लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दूसरा हो गया, प्योर हमारे गैमीट्स हो गए। अब हम F1 जनरेशन के अंदर आ रहे हैं, तभी इतने वो हो गया। F1 के अंदर क्या बताया था मैंने, क्या होगा इनके बीच में? मेंशन वापस करना है यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, ये आर और इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, है नहीं है? ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बना देगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या है, राउंड विद येलो कलर्ड सीड्स, राउंड विद येलो कलर्ड सीड्स हमें मिले। ये तो F1 का था। तो इससे गैमेट्स में वापस लिख रहा हूँ, F1 के कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ध्यान देना, इसके अंदर जब हम सेल्फ पॉलिनेशन पे जाएंगे तो इसमें कितने गैमेट्स बनते हैं? इसके अकेले के बहुत सारे गैमेट्स बनते हैं। इसी के इनके टोटल 8 गैमेट बनेंगे। कैसे? कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीन, स्मॉल आर स्मॉल वाई चार। सेम हेयर। स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या यहाँ तक समझ में आया सुप्रीति? क्या यहाँ तक समझ में आया? अब अब लास्ट के अंदर यहाँ ना टेबल बनाएंगे हम, जस्ट फॉर द ईज। ठीक है? क्या हुआ?
अब ध्यान दें भाई सब प्लीज एक बार, ये इसके साथ भी होगा, ये उसके साथ भी होगा, ये सब होगा। मैं यहाँ पे ऊपर भी सबसे पहले पहले वाले प्लांट के केमिक्स लिख रहा हूँ ऊपर, पीए के, स्मॉल और स्मॉल बाय सेम ही यहाँ आएगा। इन दोनों के अंदर होगा, क्या बनेगा इन दोनों में होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, मतलब राउंड सीड विद येलो कलर। अब इन दोनों के बीच में होगा, है ना, इसके और इसके बीच में होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कि वापस से राउंड एंड येलो। ये क्या थे, डोमिनेंट था ना वो कैपिटल वाई में येलो। मैं वापस से बताऊंगा फिर, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इनके बीच में होगा वापस से कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो अगेन। अब वापस से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो अगेन। इसके नीचे ना स्पेस बना के यार ब्रैकेट में भी प्लीज लिख लेना, मैं यहाँ पे और लिखने करता हूँ। अब इन दोनों के बीच में होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई आती क्या हो गया, ग्रीन, स्मॉल वाई क्या हो जाता है, ग्रीन। स्मॉल आर हमने रिंकल्ड को कंसीडर करा है, स्मॉल वाई में हमने ग्रीन कलर को कंसीडर करा, तो दोनों में वो आते ही क्या हो जाता है, ग्रीन। स्मॉल वाई मतलब ग्रीन आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लिख लो, मतलब टेबल पूरा कंप्लीट कर लो भाई फटाफट से। और एक बार चेक करो रेशो 9:3:3:1 आती है नहीं आती, बना लो पूरा कंप्लीट करो। यदि कहीं डाउट हो वापस पूछ ले, रोज नस्किया सिद्धार्थ नीति किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। क्या ये टेबल बन गई, क्या रेशियो आ रही है, क्या प्लांट्स विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड्स 9 हैं, प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स 3 हैं टेबल के अंदर तुम्हारे भाई। प्लांट्स विद रिंकल एंड येलो कलर्ड 3 होने चाहिए, प्लांट्स विद रिंकल एंड ग्रीन सिर्फ 1 होना चाहिए। तो रेशियो से ही आ गई तुम्हारा, डायग्राम बन गया। और ये सब इंटरप्रिटेशन के अंदर ही दो डायग्राम है, ये इंटरप्रिटेशन अलग से आएगा 5 से 6 नंबर का, इसमें तुम्हें दोनों डायग्राम
ये फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन था इनहेरिटेंस का, प्रूव किया उसने, फिर ये राइटिंग में भी प्रूव किया। तो हिसाब से इसके जो लॉज थे उनके अंदर मॉडिफिकेशन करी गई, उनको बेसिक लेके आगे जाके उन पे और स्टडी करी गई। बेसिक्स जो थे, स्टेपिंग स्टोन जो फर्स्ट था, फर्स्ट स्टेप वो उसने एस्टेब्लिश किया था। अपडेट्स करे गए, इनको पूरा 100% सही नहीं माना गया, क्योंकि ये तो सिर्फ टी प्लांट की स्टडी थी, स्पीशीज तो हद से ज़्यादा है, बहुत सारी स्टडीज की जरूरत थी। नहीं, ये सब टी प्लांट तक क्या रहा, हर एक स्पीशीज का फिर अलग निकाला गया। डाइवर्सिटी चैप्टर हमने पढ़ा है ना 9th में, प्लांट्स की अपनी स्पीशीज हैं, बहुत स्पीशीज हैं, एनिमल्स की अपनी स्पीशीज हैं, तो उसके बेसिस पे हर स्पीशीज के अपने अपने इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, और काफ़ी सारी स्टडी है, करी गई है, काफ़ी सारी हो चुकी है और काफ़ी अभी चल भी रही है। सबसे ज़्यादा स्टडी जो करी गई है वो ह्यूमंस से रिलेटेड करी गई है, बिकॉज मेडिकल साइंस ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नीड है ही है, राइट। मेडिकल साइंस हैज़ इंक्रीज अलॉट, लाइक रियली अलॉट। यहाँ तक हो गया। देखो भाई, कैपिटल आर होगा तो होगा राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तब भी क्या हो जाएगा वो, राउंड। स्मॉल आर कैपिटल आर होगा तब भी वो क्या होगा भाई, राउंड। जब स्मॉल आर होगा तब वो क्या हो जाएगा, वो एंकल्ड। ठीक है। बात आती है कलर पे, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, स्मॉल वाई कैपिटल वाई येलो, स्मॉल वाई ग्रीन। ठीक है। बाद में लें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी दो आ गया पीछे कहीं प्रीफिक्स या सफिक्स में कहीं भी कैपिटल वाई आ गया तो येलो कलर है। जब दोनों स्मॉल वाई होंगे तब वो ग्रीन माना जाएगा, जब दोनों स्मॉल आर होंगे तब वो रिंकल्ड माना जाएगा, बिकॉज ये अकेला क्रोमोसोम डोमिनेंट है, ये अकेला डोमिनेंट है जो कि दूसरे पे ओवर पावर कर जाता है। क्या आंसर आ गया तुम सबका यहाँ तक? हम्म। आगे जाके हम अगर ध्यान दें तो F1 के अंदर जो भी डोमिनेंट थे सबसे ज्यादा उसी के ही हमने देखा है कि सबसे ज्यादा उसी के ऑफस्प्रिंग आगे प्रोड्यूस होते गए, उसके दूसरे के हुए बट कम हुए हैं काफी। ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, तो जो प्रोस्टिट्यूट था इसका वो क्या कहता था, इनहेरिटेंस। अगेन आई एम राइटिंग जीन्स, बट एग्जाम में लिख मत देना, नंबर कट जाएंगे। फैक्टर्स मैं सिर्फ हेल्प के लिए लिख रहा हूँ, और जीन्स कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर trait in an organism are independent of the other। ये उसने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये उसने इस लॉ का नाम दिया था। यहाँ तक आ गया, समझ में आया? कोई डाउट है पूछ लिया आपस से। ये ये कुछ नहीं, ये बता रहे थे, जैसे हमने अभी देखा ना कि ट्रेट ले रहा हूँ मैं, हाइट प्लांट की क्या ले रहा हूँ मैं, हाइट एक ट्रेट ले रहा हूँ।
कैपिटल टी वो प्लांट है, इसकी हाइट ज्यादा है, स्मॉल टी वो है जिसकी हाइट कम है। ये जो एक क्रोमोसोम है, ये इस दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता, ये अकेला भी इसके साथ क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। ठीक है, पहले क्या देखा जाता था, इस कैपिटल पूरे को एक आइडेंटिटी देखा जाता था, पूरे को आइडेंटिटी देख के समझते थे ये भी दूसरी पूरी एक आइडेंटिटी है, उसके बीच में होता है। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पाया गया, ये सब अपने आप में भी इंडिविजुअली कर सकते हैं, और यही रीजन है कि हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिले। द लॉ ऑफ independent assortment is the reason that we got new combination in F2 generation in hybrid cross। यहाँ तो समझ में आ गया। डीएनए के ऊपर चलते हैं हम। टर्म वन के तो कुछ डायग्राम नहीं थे जो इसके हैं, असली मजा अब आया। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। टेंथ के अंदर वर्किंग इतनी नहीं है डीएनए की, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाएगी, और ये स्ट्रक्चर तुम्हें बकायदा ऐसे बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको सबसे पहले क्या बोलते थे, न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, जो 1869 में पहले डिस्कवर करा था सेल के अंदर, तो उसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। अब 1869 के बाद 1928 के अंदर आपस में इसकी स्टडी करी करना शुरू हुई थी, और 1944 में आके इसका नाम डीएनए पड़ा। ऑलमोस्ट लाइक 80 इयर्स लग गए। वर्ल्ड वॉर वगैरह भी चल रही थी, इसलिए और भी स्लो हो गया था प्रोसेस। और क्या कहा गया, डीएनए इज द कैरियर ऑफ genetic information from generation to generation. It transmits identical characters in coded language from parent to the offspring. DNA is a macromolecule और पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है पता है? पॉलीमर पता है क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, चलो 11th के अंदर आएगा, फिर 10th में। ठीक है, कोई नहीं। तो डीएनए को क्या कहा गया था, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजता है डेटा, हेरिडिटिकल डेटा किस फॉर्म में भेजता है, कोडेड लैंग्वेज के अंदर। इसको क्या कहते हैं, अभी 10th के अंदर तुम ये समझ लो, मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बात करते हैं इसकी न्यूक्लियोटाइड, वही मैं सब बता रहा हूँ क्या है ये। अब इसके स्ट्रक्चर की बात आती है, तो इसके स्ट्रक्चर को तीन चीजों में डिवाइड किया गया है। नाम भी भयानक से हैं थोड़े, डीऑक्सीराइबोस शुगर।
हाँ सुप्रीत, ये लास्ट क्लास में शायद लास्ट संडे तूने पढ़ा था, बता थोड़ा इसके बारे में। कुछ भी। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं होते, न्यूक्लियोसाइड्स और जो फॉस्फेट एक दूसरे को मिलके बनते हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड हैं क्या और क्या है, ढंग से ये प्योर केमिस्ट्री में जाके पता चलेगा। इनका पूरा स्ट्रक्चर है, इनकी बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तो एक तरीके से ये क्या है, एक यूनिट है, फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल टाइप है जो फॉर्म होता है आफ्टर न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट व्हेनेवर दे कंबाइन टुगेदर। हर ये जो पूरा पूरा डीएनए है, ये सब ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। तो मैं जो तीन चीजें लिखी हैं, ये क्या है, अपने आप में न्यूक्लियोटाइड से कंपोनेंट है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है, इट इज अ पेंट, इस कहता हूँ सिर्फ स्ट्रक्चर तक का तुम्हारा, इसके अंदर वर्किंग नहीं है। तो ये जो पहला है मेरा डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है, ये हमारा कुछ नहीं होता, पेंटोज शुगर होता है। इट इज, अब ये पेंटोज शुगर क्या है, इसके प्योर केमिकल बॉन्डिंग में हमें जाना होगा बहुत ज़्यादा डीप में, और 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, इसलिए 10th के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर है, तुम्हें सिर्फ इसके नाम याद करने हैं, इतनी डीप वर्किंग इसकी नहीं है। इट इज पेंटोज शुगर डिनोटेड बाय एस, इस तरीके के इसके अंदर। ध्यान देखो भाई, ये है ना, ये बन रखा है एस, ये एस क्या है, ये है पेंटोज शुगर। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। पहला होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। भाई जो नाइट्रोजीनियस बेस है ना, इसके भी अपने दो तरीके के बेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। सेकंड का ए, तो पहला जो होता है प्यूरीन्स होता है, प्यूरीन्स। और जो दूसरा होता है वो होता है मीडाइसिस। प्यूरीन्स जो होते हैं ये कुछ नहीं होते, ये एडेनाइन एंड ग्वेनाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, एडेनाइन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, और क्विनाइन, ये है क्या, ये अपने आप में स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं बाय डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स, उनको भी पहले फॉर्म बनाया जाता है, उसके अंदर उनकी बॉन्डिंग करी जाती है। बहुत लंबा है इसकी वर्किंग, जो 10th के अंदर नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर तक का है। बात आती है प्रीमिडाइंस की, प्रीमिडाइंस की। तो प्रीमिडाइंस के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, सिटोसाइन, सिटोसाइन जिसे सी से डिनोट कराता है, थीमाइन इसको टी से डिनोट करा जाता है। देखोगे तो ए मिलेगा, टी मिलेगा, सी मिलेगा, जी मिलेगा, एस मिलेगा। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर से इन सबसे बना हुआ है। अब आती है बारी हमारी लास्ट की, जो क्या है मेरा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप contains one phosphorus atom and four specifically linked oxygen atom। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसे। मतलब एक फॉस्फोरस एटम के साथ लिंक्ड विद फोर स्पेसिफिक ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम्स को इस तरीके से लिंक करा गया है कि वो वहां क्या बन जाए, मेरा प्योर तरीके पे फॉस्फेट ग्रुप बन जाए। एक फॉस्फोरस चार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। ठीक है, जिसको डिनोट किससे कराता है, P से। तो in total there are completely four types of nucleotides in a DNA molecule depending upon the kind of a nitrogenous base। अब ध्यान अगर हम थोड़ा इसके ऊपर देते हैं, तो मैं डायग्राम दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो डीएनए जो होता है वो दो बहुत बड़ी, टू लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का होता है। ये जो स्ट्रैंड्स है ना, इन्हें क्या बोलते हैं
ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं किसके बने होते हैं, लिख लो, पॉली न्यूक्लियोटाइड के। और इनको बोला क्या जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल और डबल हेलिक्स। क्या बोला जाता है, डबल हेलिक्स। क्या यहाँ से समझ में आ रहा है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। Another thing to notice is ये है मेरा डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये जो स्ट्रैंड है SATS, ये क्या मेरा डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये दूसरा है, ये इसका एकदम मिरर इमेज है। The other one is the complete mirror image। ठीक है, ये क्या है, एकदम कंप्लीट उसकी मिरर इमेज है। तो तुम अगर ध्यान दोगे तो डाईऑक्सीराइबोस शुगर जो है आर जॉइंड ऑल्टरनेटिवली टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए। तो ये दो क्या मेरे डाईऑक्सीराइबोस शुगर, और ये जो दो हैं ये मेरे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या है, डाईऑक्सीराइबोस शुगर, और ये क्या है मेरा फॉस्फेट ग्रुप। ये एकदम इसके साथ ये इसकी मिरर इमेज है। और इन सबको साथ में कौन जोड़ के बैठा है, इन सबको साथ में कौन जोड़ के बैठा है, हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो डाईऑक्सी राइबोस को भी जोड़ के बैठे हैं। और ये फॉस्फेट एक्चुअली मॉलिक्यूल लिख लो तुम इसको, ये क्या मेरे फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो ये वाले हैं हमारे, जो भी हमने देखे नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर जो दो तीन होते हैं, प्यूराइंस एंड प्रीमिडाइंस। ठीक है, इस तरीके से सारे जुड़े होते हैं। अब इनके अंदर जो बॉन्डिंग हो रखी होती है उस पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरीके से होते हैं, क्या बनते हैं, ये तो 11वीं के बाद वैसे, तो 11वीं के बाद 12वीं में ही आएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक के अंदर, वहाँ प्योर तरीके से। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर की ये बात करी गई थी, तो इस तरीके से इसको देखा गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? सैटरडे, अगले सैटरडे तुम्हारा टेस्ट होगा यहाँ तक का, और जिसके मतलब पूरा ढंग से नहीं हो पाया और रिटर्न में काम करके लेके आना है, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? दस गया शगुन। फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल, इन सबको जोड़ के बैठा है। या इन सबको आखिर में जो इनकी बैकबोन की तरह पूरा मतलब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये सब मिलके डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। इन सबको फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन करके बैठा है। पेंटोज शुगर इन सबको साथ में, और वहाँ पे इनके एंड पे ज्वाइन रहता है। ए और टी इनके बीच में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ज्वाइनिंग रहती है, और आखिर में जाके पूरा डीएनए का ये पूरा मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम ध्यान देखें तो इन द इंटीरियर ऑफ द डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स के इंटीरियर के अंदर नाइट्रोजन बेसिस ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियाइड स्ट्रैंड्स, मतलब कि कुछ नहीं है, एडेनाइन जो होता है हमेशा पेयर किसके साथ, ए किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ। एडेनाइन हमेशा पेयर करेगा थमाइन के साथ, और ग्यूनाइन, ये ग्यूनाइन हमेशा पेयर करेगा साइटोसाइन के साथ। बहुत ध्यान रखना है इनके। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है सब। ये क्या है मेरा, यहाँ तक क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा जो था हमारा नाइट्रोजीनियस बेसिस, जिसके अंदर क्या आते हैं हमारे प्यूराइंस एंड प्रीमिडाइंस, जिसके अंदर एडेनाइन आता है, ग्यूनाइन आता है प्यूराइंस के आगे अंदर, और इसके अंदर क्या आता है, साइटोसाइन एंड थमाइन। ठीक है, इन दोनों के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन बेस के अंदर इन्हीं दो ग्रुप्स के अंदर बॉन्डिंग हो रही है। मेरा जो सी है वो हमेशा किसके साथ जुड़ रहा है, जी के साथ। साइटोसाइन हमेशा गुराइन के साथ जुड़ता है।
और ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है। उनके साथ आखिर में कौन जुड़ जाते हैं? हमारे डाइऑक्सीराइबोज शुगर, जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप बनना आसान होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप इन बाकी इन सबको पकड़ के जॉइन करके रखता है। और ये पूरा पूरे स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल और डबल हेलिक्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली। हम्म। इनको नहीं 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 नहीं। एस, इन चारों की बात ना। एस इंडिविजुअली हाँ डाईऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं, और एस को भी हम इंडिविजुअली भी डाईऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। और जब ये डाईऑक्सी राइबोज शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ जाते हैं तो ये पूरा पूरा फॉस्फेट नाइट्रोजीनियस बेस वगैरह बन जाता है। और भी बहुत कुछ है इसका। इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस हिसाब से आगे चलते रहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम लाना है। तुम ये भी लिख सकते हो भाई, वो पूछा डीएनए मॉलिक्यूलर डबल हेलिक्स की क्या लेंथ होती है? 3.5 एन, 3.4 एन। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट, कोई बेटे को डाउट है, कोई पूछ ले, कोई डाउट हो तो। जीन्स का हम आगे क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट वैसे मैंने बता रखा है, जीन्स को पहले फैक्टर बोलते थे। जीन्स कुछ नहीं होते, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दे हैव स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। पूरे क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ पोजीशन के अंदर, स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर वहाँ पे ये जीन्स फिट रहते हैं। ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, विच मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। उन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से वन पेयर जो होता है, चलो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर आ जाएगा। उसमें अंदर सारा का सारा हम देखेंगे। आउट ऑफ 46 chromosomes in humans, there are between 30,000 to 40,000 genes present on them. ठीक है, यहाँ तक प्लीज कर लेना। यहाँ तक का टेस्ट है भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्योंकि अब जीन्स के बाद सीधा कुछ नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम। बहुत आसान है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो लास्ट पार्ट है वो बहुत आसान है। नेक्स्ट 2 क्लास के अंदर चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। बट जो मेन पार्ट है ना चैप्टर का, वो पहले का हाफ है। और जो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए, नोट्स में इसके भेज रहा हूँ, प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट है, राइट? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।